आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने इंडिया में आईटी हब बनाया। उस समय भारत का आईटी सेक्टर दुनिया के लिए लगभग इनविजिबल था। ये कहानी है एक ऐसे उद्यमी की जो बिजनेस के युद्ध में मैदान में ईमानदारी को अपनी ढाल बनाकर चले। आज जब हम इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हम सिलिकॉन वैली जैसे के साथ साथ बेंगलुरु का नाम याद आता है। लेकिन नो टू ब्राइब्स, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, डील नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रिश्वत नहीं देंगे। उनका मंत्र था साफ दिल से सबसे नरम तकिया है। मतलब जमीर साफ हो तो नींद सबसे अच्छी आती है। तो आइए जानते हैं कैसे कर्नाटक के एक मिडिल क्लास लड़के ने पूरे भारत को आईटी पावर हाउस बना दिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आइडिया ऑफ मीडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसने इंडिया में आईटी हब बनाया। आज जब हम इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हम सिलिकॉन वैली जैसे के साथ साथ बेंगलुरु का नाम याद आता है। लेकिन 40 साल पहले ये सिर्फ एक सपना था। उस समय कंप्यूटर का नाम अखबार के किसी छोटे से कोने में आता था और दुनिया को लगता था कि भारत सिर्फ खेती और कपड़ा बनाने में ही अच्छा है। फिर एक कहानी में आए नारायण मूर्ति, शांत स्वभाव, चश्मा लगाए, लो प्रोफाइल, लेकिन सोच बिल्कुल साफ। उन्होंने कहा हम सिर्फ दुनिया को काम नहीं करेंगे, हम दुनिया को अपना काम देंगे। ये कहानी है एक ऐसे उद्यमी की जो बिजनेस के युद्ध में मैदान में ईमानदारी को अपनी ढाल बनाकर चले, जिन्होंने $250 से शुरुआत करके अरबों डॉलर की इन्फोसिस बनाई। और सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सोच बनाई कि सफलता और ईमानदारी साथ साथ भी चल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे कर्नाटक के एक मिडिल क्लास लड़के ने पूरे भारत को आईटी पावर हाउस बना दिया। कैसे 1980 के दशक में मुश्किल से लाइसेंस राज के दौर में उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जिससे भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी। और कैसे उन्होंने दिखाया डूइंग गुड व्हाइल डूइंग वेल सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि जीने का तरीका बना। तो शुरुआत करते हैं 1946 से। सिडलघट्टा कर्नाटका, एक मिडिल क्लास परिवार, साधारण परिवेश, ना कोई बड़ा नाम, ना कोई बड़े रिश्ते नाते, लेकिन नारायण मूर्ति के पास थी एक चीज, तेज दिमाग और न्याय प्रति गहरा सम्मान। स्कूल के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई की और फिर आईआईटी कानपुर से मास्टर्स किया। सोचिए, आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट्स के लिए दुनिया के लिए सबसे बड़ी कंपनी के दरवाजे खुले रहते हैं। मूर्ति भी चाहते तो हाई पेइंग आरामदायक नौकरी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ और तय किया। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी जिंदगी सिर्फ सैलरी कमाने में नहीं बीतेगी, वह कुछ ऐसा करेंगे जो देश का नाम भी रोशन करे। इन्फोसिस का जन्म 1981। एक दिन मूर्ति ने अपने 6 दोस्तों को एक आइडिया बताया कि एक वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं जिसका आधार होगा ईमानदारी, नैतिकता और क्वालिटी। समस्या? पैसे नहीं थे। मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से $250 उधार लिए और इसी पैसे से एक छोटे से पुणे के अपार्टमेंट में शुरू हुई इन्फोसिस। I'll tell you, I was very, very lucky in that I had the support of my wife, your mother. When I resigned on her birthday, I still remember 19th August 1976, I met her. I said happy birthday and then I said I have resigned. But she smiled as she always does and she said not an issue. We will live within whatever means we have. I will fully support you and you will succeed. उस समय भारत का आईटी सेक्टर दुनिया के लिए लगभग इनविजिबल था, जहां कंप्यूटर इंपोर्ट करना महीनों नहीं सालों लग जाते थे। इंटरनेट का नाम सुना जाता था लेकिन स्पीड का सवाल ही नहीं था। और बिजनेस करने के लिए हर जगह लाइसेंस, परमिशन और रिश्वत। मूर्ति का अंदाज पहले ईमानदारी। 80 के दशक में बिजनेस चलाना मतलब ब्यूरोक्रेसी के जंगल में घुसना। शॉर्टकट्स, अंडर द टेबल डील्स आम बात थी। लेकिन मूर्ति ने साफ कह दिया रिश्वत नहीं देंगे, नियम तोड़कर काम नहीं करेंगे। उनका मानना था भरोसा ही असली मुद्रा है, करेंसी। और इसी वजह से उन्होंने कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए, जैसे ट्रांसपेरेंसी। इन्फोसिस ने सबसे पहले ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाए, डिटेल्स फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश की। कर्मचारी सशक्तिकरण, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस दिए, यानी अगर कंपनी बढ़ेगी तो कर्मचारी भी अमीर बनेंगे। शुरुआती इन्फोसिस के कई कर्मचारी करोड़पति भी बने। नो टू ब्राइब्स, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे, डील नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रिश्वत नहीं देंगे। शुरुआत में ग्रोथ धीमी रही लेकिन ब्रांड की इमेज एकदम साफ और भरोसेमंद बनी। लीडर के पीछे का इंसान। मूर्ति अपनी जिंदगी में सादगी अपनाते थे। बस से मीटिंग पर जाते हैं, साधारण होटलों में रुकते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। उनका मंत्र था साफ दिल से सबसे नरम तकिया है। मतलब जमीर साफ हो तो नींद सबसे अच्छी आती है।
यह सोच इन्फोसिस के कल्चर में भी उतारी गई। नए उद्यमों के लिए एक मिसाल बन गई कि नैतिकता से समझौता किए बिना वर्ल्ड क्लास कंपनी बनाई जा सकती है। आज के हाई स्पीड इंटरनेट और ग्लोबल क्लाइंट्स वाले समय में काम करना आसान लगता था, लेकिन 80 के दशक का भारत ये तो जैसे दलदल में मैराथन दौड़ने जैसा था। लाइसेंस राज का दौर था, हर चीज के लिए परमिशन चाहिए। एक कंप्यूटर मांगने में 2-3 साल लग जाते हैं। बिजली कटना आम बात थी और इंटरनेशनल कॉल करना तो एक इवेंट जैसा होता था। लेकिन मूर्ति और उनकी टीम ने हर चुनौती को मौके में बदला। ऑफशोर मॉडल गेम चेंजर साबित हुआ। इन्फोसिस ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसने पूरी इंडस्ट्री का भविष्य बदल दिया। ऑफशोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब अमेरिका यूरोप के क्लाइंट्स के लिए कोडिंग भारत से करना। लो कॉस्ट हाई स्किल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्लाइंट का काम तेज और सस्ता हो गया और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हुआ। यही मॉडल भारत के आईटी बूम का ब्लूप्रिंट बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें, इंजीनियर्स एक कंप्यूटर शेयर करते हैं, पावर कट के समय क्रिएटिव तरीके निकालते हैं और फिर भी डेडलाइंस पूरी करते हैं। ये थी एक जुगाड़ू तरीका, लेकिन वर्ल्ड क्लास टीम भी थी उनके पास। दुनिया की नजर में गेम चेंजर उस समय मेड इन इंडिया का मतलब होता था सस्ता और अविश्वसनीय। मूर्ति ने यह धारणा बदल दी। इन्फोसिस ने सीएमएम लेवल 5 जैसी टॉप क्वालिटी सर्टिफिकेशन हासिल की, जो उस समय सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों के पास होती थी। और 1999 में इन्फोसिस ने इतिहास रच दिया। नैस्डैक की लिस्ट में शामिल होने वाली भारतीय कंपनी में से एक बनकर उभरी। पूरे देश में हेडलाइंस बन गई, भारत का सॉफ्टवेयर वर्ल्ड स्टेज पर। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ, आईटी इंडस्ट्री के पायनियर्स, जिनमें मूर्ति सबसे आगे थे, पूरी तरह तैयार थे। इन्फोसिस जैसी कंपनियों को भारत को वर्ल्ड का बैक ऑफिस बना दिया। लाखों नौकरियां बनी, अर्थव्यवस्था को तेजी मिली और मिडिल क्लास मजबूत हुआ। 2011 तक जब मूर्ति चेयरमैन पद से रिटायर हुए, इन्फोसिस 6 अरब डॉलर की कंपनी बन चुकी थी, 1,30,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ। कॉम्पैशन और कैपिटलिज्म। लेकिन मूर्ति के लिए सफलता सिर्फ राजस्व या मुनाफा के आंकड़ों से नहीं थी। उन्होंने एक विचार दिया, कॉम्पैशनेट और कैपिटलिज्म। सुधा मूर्ति के साथ मिलकर उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन बनाई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास में निवेश किया। उनका सीधा और विश्वास था, धन को समाज की सेवा में लगाना चाहिए। और सबसे प्रेरणादायक बात, इतनी सफलता के बावजूद मूर्ति सादा जीवन जीते हैं। एक ऐसे नेता जो अपने मूल्यों से कभी नहीं डिगे। निष्कर्ष, आज भारत आईटी सेक्टर में लाखों का रोजगार देता है, जीडीपी में अरब डॉलर को जोड़ता है। लेकिन इस सफर की नींव मूर्ति जैसे लोगों ने रखी, जिन्होंने दिखाया कि ईमानदारी से समझौता किए बिना भी वैश्विक नेता बना जा सकता है। जनरल रेवोल्यूशनरी, यह उनके लिए एकदम सही उपाधि है, क्योंकि उनका क्रांति शोर से नहीं, मूल्यों से हुई। तो आपका क्या मानना है, आज के समय में भी बिजनेस ईमानदारी से खड़ा हो सकता है या नहीं? कमेंट्स में बताएं। और अगर ये आपको कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं हूं अभिषेक। धन्यवाद। जय हिंद।